नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। निदा फाजली साहब ने कितना खूब कहा है, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो कुछ यूं कर ले। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो कुछ यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। कितना खूब कहा गया है ना इसमें। ये शेर न जाने कितनी बार हम सब ने पढ़ा है, सुनाया भी है, लेकिन क्या इसके मर्म को समझ पाए हैं? असली पूजा, असली इबादत तो यही है, बच्चों के चेहरे पर, हम सब के चेहरे पर, इस पूरे समाज के हर इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, खुशी बांटना। इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ी पूजा, इससे बड़ी इबादत क्या हो सकती है? कई ऐसे लोग हैं जो अपने व्यक्तित्व से, अपनी लेखनी से बहुत कुछ सिखा देते हैं समाज में। एक प्यारी सी मुस्कान तो ला ही देते हैं लोगों के चेहरे पर। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हमारे मेहमान के रूप में हैं। आज हमारे साथ हैं राजेंद्र कानूनगो जी। आप सेवानिवृत्त अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन। आप स्वतंत्र लेखक हैं, पत्रकारिता भी करते हैं, विचारक हैं, समाज सेवी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेंद्र जी। बहुत कुछ है जो आपके बारे में यहाँ बताना है। मैंने कहा कि कई लोग अपने व्यक्तित्व से, अपनी पर्सनालिटी से, अपनी लेखनी से लोगों को इंस्पायर करते हैं। आप उनमें से एक हैं। तो लेखनी वाले हिस्से को हम लेंगे, छुएंगे उस पहलू को, लेकिन उससे पहले जो आपकी शुरुआत है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 1950 से ये जीवन जो है आपका शुरू हुआ और देवास से शायद आप मूल रूप से हैं। तो वहाँ से जो आपकी एक जर्नी शुरू हुई, सबसे पहले उसके बारे में हम जान लेंगे, फिर आपके जो अलग अलग पहलू है उसके बारे में हम हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएंगे। देखिए, देवास जिला है, उसका एक कस्बा है सोनकच्छ। जी वहाँ मैं मेरे माता पिता के साथ मेरा बचपन और पढ़ाई वहाँ पर हुई प्रारंभिक। उस समय हायर सेकेंडरी में 11वीं परीक्षा को हायर सेकेंडरी बोला जाता था। जी तो 11वीं परीक्षा पास करने के पश्चात मैं अखबार में जैसे विज्ञापन निकलते रहते हैं प्रशिक्षण के आदि के, तो मैंने उसको देख करके, और गन कैरेज फैक्ट्री है जबलपुर में एक, GCF जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, वहाँ पर प्रशिक्षण के लिए मैंने आवेदन किया। एक बार मुझे इंटरव्यू के लिए जाना पड़ा। और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि मैं उस सोनकच्छ के छोटे से कस्बे से मैं जब निकल के गया जबलपुर के लिए, तो उस समय तक मैंने रेल देखी नहीं थी। अरे वाह। कि रेल होती कैसी है, रेलवे स्टेशन होता कैसा है। जी उस सिनेमा में ही कभी कभी किसी सिनेमा में जो है वो रेल की छटा दिख जाती थी, उतना ही मैं रेल के बारे में समझता था। जी खैर, उसके बाद ये दिनचर्या शुरू हुई और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो 3 वर्ष तक मैंने गन कैरेज फैक्ट्री में एक टेक्निकल ट्रेनिंग है, फिटर ट्रेड की अलग अलग होते हैं, फिटर, टर्नर, रेडियो, मोटर मैकेनिक आदि इत्यादि। जी तो उसमें से मुझे फिटर ट्रेड अलॉट हुआ था, उसका मैंने प्रशिक्षण लिया। जी लेकिन प्रशिक्षण के दौरान ही मुझे महसूस हुआ कि ये मेरे बॉडी के स्ट्रक्चर को सूट नहीं करता है और मेरे मन का ये काम नहीं है। जी उसी दौरान मैंने इधर उधर तलाश करने के बाद अपने लिए सोचा कि मुझे क्या अगला और कुछ कर लेना चाहिए जीवन में, क्योंकि ये तो मैं कर नहीं पाऊँगा शायद। जी तो मैंने स्टेनोग्राफी सीखना प्रारंभ किया। शॉर्ट हैंड टाइपिंग। शॉर्ट हैंड टाइपिंग मैंने, उस ज़माने में कोई सरकारी सुविधाएं स्टेनोग्राफी के लिए नहीं हुआ करती थी। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे। तो उसमें मैंने एडमिशन ले करके शाम को वहाँ पढ़ाते थे। तो वो दिन भर में फिर लंच के टाइम में या जो भी कुछ बचता था, तो फैक्ट्री में ही मैं प्रशिक्षण पूरे होने के पहले ही मैं स्टेनोग्राफी की वहाँ प्रैक्टिस किया करता था। जी, और वो मेरे ख्याल से एक दोनों टर्निंग पॉइंट रहा आपकी दोनों लाइफ का। हाँ, दोनों वो कहाँ टेक्निकल और कहाँ ये फिर इसमें आ गया मैं। तो इधर मेरा प्रशिक्षण फैक्ट्री का पूरा हुआ और इधर मैं इसके लिए तैयार हो गया, पास भी हो गया था मैं। और उस ज़माने में स्टेनोग्राफर कम मिला करते थे।
जब मैं पास हुआ तो उस समय मध्य प्रदेश के रिजल्ट में 5 लोग पास हुए थे, 5 बच्चे। अच्छा, हाँ। उसमें से मैं एक था। तो स्टेनोग्राफर कम मिलते थे मुझे। घर से ही इंस्टीट्यूट में ही कोई पूछने आया कि आपके यहाँ से कोई पास हुआ है, तो उनको हम नौकरी पर रखना चाहते हैं, हमारे यहाँ जगह खाली है, काम सफ़र हो रहा है। तो हमारे जो सर थे उनने बोला कि इस पते पे चले जाना। गए हम और हमारा वहाँ पर सिलेक्शन हो गया और मुझे स्टेनोग्राफर की पंचायत और राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में एक प्राचार्य की पद होती है, वो पद होता है। तो उस पद के लिए एक स्टेनोग्राफर का पोस्ट सेंक्शन था, उस पद पर मेरी नियुक्ति हो गई। वहीं मुझे सरकारी क्वार्टर भी अलॉट हो गया जी। कुछ और समय जो सरकारी सेवक के रूप में जो जर्नी की शुरुआत थी वो यहीं से हो गई थी। मतलब वो मेरा शुरू हो गया वहाँ से। जी, जी। 68 में। जी। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो साहब हमारे जो थे वो चले गए मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में जनसंपर्क अधिकारी के पद पे चले गए वो जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, तुम मेरे साथ, तुमको भी चलना पड़ेगा और मैं वहाँ पर प्रयास करता हूँ कि तुम्हारी वहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। तुम अच्छा करते हो तो सिलेक्शन तो तुम्हारा वैसे भी होना है। तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में उस ज़माने में हिंदी स्टेनोग्राफर की कोई पोस्ट नहीं हुआ करती थी। चेयरमैन से लेकर के नीचे तक सिर्फ इंग्लिश स्टेनोग्राफर ही वहाँ पर हुआ करते थे। तो एक हिंदी स्टेनोग्राफर की वहाँ आवश्यकता थी जो चेयरमैन के पास रहे और जो राज्य शासन के मंत्रीगण हैं या केंद्र शासन के मंत्रीगण हैं या और जो विधायकगण हैं, सांसदगण हैं, उनसे जो पत्र व्यवहार कर सके। तो मुझे फिर वहाँ नियुक्ति मिल गई और वहाँ मैं स्टेनोग्राफर हो गया जी। वहाँ काम करता रहा। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना आई जिसके अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में हिंदी स्टेनोग्राफी का व्यवसाय जो है ट्रेनिंग के लिए इंस्ट्रक्टर्स या ट्रेनिंग ऑफिसर जो कहे उसकी पोस्ट निकली। अच्छा। तो मैंने अपने आप को सोचा कि ये मेरे लिए सूटेबल हो सकती है क्या, तो मैंने उसको अप्लाई कर दिया। वहाँ थोड़ी सी स्टेनोग्राफी की गति थोड़ी ज़्यादा मांगते हैं, टाइपिंग की और स्टेनोग्राफी जो है वो ज़्यादा अच्छा लेकिन है। इत्तेफाक से मेरी उतनी स्पीड थी तो मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया और मेरी पोस्टिंग जबलपुर से फिर भिलाई में हो गई, ITI भिलाई में जी। भिलाई ITI में मैं जाया। उस समय मध्य प्रदेश और अब ये आप एक शिक्षक के तौर पर थे, शिक्षक के तौर पर मेरा जीवन फिर वहाँ शुरू हुआ सिखाने के लिए जी। जो मैंने सीखा था उसको सिखाना था। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उस समय अलग अलग नहीं हुआ था, बहुत पुरानी बात है जी। तो वो भिलाई में मैंने शुरुआत की। भिलाई से फिर मेरा अलग अलग ट्रांसफ़र होते रहे। ट्रांसफ़र की पीड़ा मैंने बहुत ज़्यादा अपने जीवन में भोगी है जी। अब उनके पीड़ा जब हम कहते हैं ना ट्रांसफर की पीड़ा, तो वो सिर्फ हमारी पीड़ा नहीं होती, वो परिवार पूरे की भी परिवार की पीड़ा होती है और शायद परिवार की ज़्यादा होती है। तो क्या उस फ्रंट पे भी काफ़ी दिक्कतें हुई? बिल्कुल हुई उस समय। फिर मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र फिर खंडवा हो गया, कहाँ भिलाई कहाँ फिर खंडवा। लेकिन मैं इसलिए खुश था कि खंडवा बनिस्बत भिलाई के देवास और सोनकच्छ के करीब था जी। फिर खंडवा से मेरा स्थानांतर इत्तेफाक से कहो या सौभाग्य से कहो इंदौर हो गया जी। तो इंदौर से फिर और देवास और सोनकच्छ में ईश्वर की कृपा से करीब आ गया। करीब 4 साल में इंदौर रहा जी। लेकिन भाग्य को बदल नहीं सकते। फिर मेरा स्थानांतरण इंदौर से फिर मैं चला गया शहडोल। अच्छा। बहुत दूर ट्रांसफ़र हो गया शहडोल। वहाँ मैंने लगभग 2 साल का समय निकाला। उस बीच में मेरा विवाह भी हो गया था इंदौर के समय में, एक बेटा भी हुआ था। ट्रांसफर की जो पीड़ा है वो आपके माता बच्चों को लेकर के जाना, मदर फादर कहाँ पर हैं उनको संभालना, छोटे भाई भी थे मेरी जिम्मेदारी में, उनको भी एडजस्ट करना, तो वो एक प्रकार से असुविधा का समय रहा। लेकिन ठीक है। तो ये असुविधा का समय कब तक चला? 1970 से लेकर करीब 10-12 साल। मैं 82 में फिर भोपाल आ गया था ट्रांसफ़र होकर। अलग अलग बीच बीच में बहुत सारे ट्रांसफ़र हुए।
तो 82 में भोपाल आ गया और फिर मैंने समझा कि भोपाल में भी चूँकि जैसा मेरे विधान में लिखा है, किस्मत में लिखा है कि ज़्यादा दिन में रुक नहीं सकता, तो मुझे लगा था कि भोपाल भी मैं एक आध साल बाद मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। फिर भोपाल में आया तो फिर भोपाल से मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अच्छा, भोपाल में जो आपका जो कार्यकाल रहा वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो विधानसभा के उपाध्यक्ष हो या अलग अलग मंत्रालय हो, वहाँ के जो मंत्री हैं उनके आप नित सचिव और भोपाल में आने के बाद ITI में मैं जब रहा तो ITI से फिर यहाँ मैं मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ाया करता था वो बड़ी बड़ी जगह पर सेटल हो गए, PA बन गए, PS बन गए। तो अवसर ऐसे तलाशते रहते थे वो मुझे, बोलते भी रहते थे कि आप भी किसी मंत्री के पास आप चले जाएं सर, अच्छा रहेगा, ये है वो है। तो पहले तो मैंने उसके लिए सोचा कि नहीं, मैं अपनी जो शिक्षक का कार्य है वो संतोषजनक है और जीवन को एक व्यवस्थित रूप से संचालित करने में और लोगों को दिशा निर्देश देने में, उनकी ज़िंदगी बनाने में अच्छा रहता है, तो अपने को यही करना चाहिए। लेकिन बाद में बीच में कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बनी कि फिर मैंने हाँ कर दिया। तो मेरी पहली जो राजनीतिक क्षेत्र में या इस नए क्षेत्र में जो नियुक्ति हुई वो मैं विधानसभा के उपाध्यक्ष का निज सचिव बना जी। ये 1998 की बात है। जी हाँ, उस समय फिर बना। फिर वो क्रम जारी रहा। उसके बाद विभिन्न विभागों अलग के अलग जो जगह फिर थे वो वहाँ से फिर ये तो क्या है, राजनीतिक पदस्थापनाएं रहती हैं, जैसे जैसे राजनेता अलग अलग होते जाते रहते हैं वैसे वैसे मेरी फिर होती रही। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अंत में फिर मैं जो है, जो कि एक लंबा समय अलग अलग जगह गुजारने के बाद मुझे जो एक अवसर मिला फिर बाद में लास्ट में वो मिला मेरे को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास OSD के रूप में। उनका जो शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री थे उनका उस समय आप उनका जो दैनिक शेड्यूल रहता है जी जी दिनचर्या जी, तो उसको प्रोग्राम कहा करते हैं। तो प्रोग्राम ऑफिसर का OSD की पोस्ट में मैं फिर रहा और वो मैं कुछ उनके साथ इस प्रकार की ट्यूनिंग हुई, कुछ उनका मेरे पर इस प्रकार का भरोसा रहा। मैंने भी अपने जी जान लगा करके उनकी सेवा में कार्य किया। तो उनके साथ में लगातार उनके आखिरी दिन तक मैंने 2018 तक अभी जब चुनाव हुआ और जब चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी और उन्होंने त्यागपत्र दिया तो वो उनका त्यागपत्र का दिन और मेरा वहाँ से सेवा से हटने का दिन एक ही रहा। हम एक साथ फिर वहाँ से मैं तो तकरीबन 1998 से 2018 तक 20 साल बहुत होते हैं। राजनीतिक माहौल पूरा उसी माहौल में मैं रहा। किस तरह से आपने आपको अपने बैलेंस किया होगा, क्योंकि ट्रांसफर्स अगर पीड़ा थे तो राजनीतिक माहौल में रहना कम पीड़ा नहीं है। और चूंकि आप लिखते भी हैं तो कभी लिखा इस पर? बीच में बराबर लिखता रहा। मैं जब से ये सोशल मीडिया चालू हुआ था तो मैं ट्विटर पे और फेसबुक पे बराबर बहुत लंबी रचनाएं नहीं लिखता रहा, लेकिन 2-2 लाइन 4-4 लाइन में बराबर उस पीरियड में भी जो दिन भर में भोगता था जो दिन भर में देखता था उसके ऊपर जो भी विचार संकलित दिमाग में होते थे उनको मैं रात को उस पे उतार लेता था और मैं उस पे पोस्ट किया करता था। तो ट्विटर पे आधी पंक्ति के नाम से मैं बराबर रोज़ ही लिखता था और फेसबुक पे अपनी बात के नाम से मैं, और अभी भी मेरा वो क्रम जारी है। अभी भी अपनी बात और आधी पंक्ति के नाम से मैं ट्विटर पे और फेसबुक पे बराबर लिखता रहता हूँ। उस दौरान खासकर जिस माहौल में आप काम कर रहे थे उस पर कुछ ऐसा लिखा हो जो आपको आज भी याद हो और लगता हो कि देखिए राजनीति में जो है अलग अलग प्रकार के आजकल का जो राजनीतिक माहौल है उसमें बहुत कम राजनेता ऐसे बचे हैं जो दोहरे मापदंड में नहीं जीते हैं जी। तो जो अब चूँकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रहा तो दूसरे माननीय मंत्रीगण, विपक्ष के नेतागण, ये इनसे इंटरेक्शन और उनके बारे में जानना और ये सब कुछ था।
तो 4 लाइन उस पर मैंने एक लिखी थी, आप कहें तो मैं वो सुना सकता हूँ चाहेंगे कि दूध से अपना बदन धुलाए हुए हैं लोग, दूध से अपना बदन धुलाए हुए हैं लोग, बातों में मिश्री सी घुलाए हुए हैं लोग। क्या बात है। एक अगर हो तो हटाकर देख लूं चेहरा, नकाबों पे नकाब लगाए हुए हैं वाह लोग। वाह, बहुत बहुत अच्छी बात आपने लिखी है और बिल्कुल कहते हैं ना कि सच को बहुत ही एक अच्छे अंदाज में आपने प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से, क्योंकि आप थे उस माहौल में और बहुत कुछ देखने को मिलता है, लोगों को करीब से जानने का मेरा मौका कवि मिलता है। जो है वो मैंने उसको बनाए रखा, ये उसको मुश्किल कभी रहा होगा कि आपका जो कवि मन हाँ, है वो उसको मैंने जीवित रहे। भागने नहीं दिया, इधर उधर पकड़ के रखा उसको। अच्छा, ये जो आपका कवि मन है और जो कविताएं आपने लिखी है, उस पर जो किताब आई है, उस पर भी हम हमारे दर्शकों के साथ बात करेंगे, लेकिन उससे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, और वो है सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल। वरिष्ठ नागरिकों का जो कानून है उसमें जो संशोधन किए गए हैं वे बेहद ज़रूरी हैं और बहुत अच्छे हैं, उनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो हम सब की जिम्मेदारी हैं। इतने अच्छे से उन्होंने हमें पाला है, हमें आज हम जिस मुकाम तक है वहाँ पर पहुँचाया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उनको भी उसी इज़्ज़त के साथ और बड़े आराम के साथ, सुकून के साथ वो ज़िंदगी जी सके, इसकी सुविधा मुहैया कराए। इसके लिए जो संशोधन कानून में किए गए हैं उसमें एक बहुत बड़ा जो संशोधन है वो ये है कि पहले कहा जाता था कि जो पुत्र और पुत्री है उस पर ही ये भार है कि वो भरण पोषण की जिम्मेदारी ले, लेकिन अब जो ये डेफिनेशन है इसे और ब्रॉड किया गया है, यानी अब पुत्र, पुत्री, पुत्र वधू और दामाद, ये सब जो है इस डेफिनेशन में आते हैं, संतान की डेफिनेशन में आते हैं। तो इन सब की जिम्मेदारी है कि हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, माता है, पिता है, सास है, ससुर है, उनका भरण पोषण हम करें। दूसरी बात कि किसी भी तरह से अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है और वो कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो वो भी उन्हें मुहैया कराई जाएगी। अगर उसके लिए वो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, यानी आर्थिक रूप से समृद्ध सक्षम नहीं है, तो उसमें भी उनकी मदद की जाएगी। तीसरी और बहुत अच्छी पहल है ये कानूनगो जी कि मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत बहुत पड़ती है वरिष्ठ नागरिकों को, और ऐसे में सरकार एक टोल फ्री नंबर, एक हेल्पलाइन नंबर, जैसे हमको एम्बुलेंस बुलाना होता है या पुलिस बुलाना होता है तो हमारे दिमाग में कुछ नंबर्स हैं 100, 110, 101, तो ऐसे तमाम जो नंबर्स होते हैं हेल्पलाइन नंबर्स, वैसा ही एक हेल्पलाइन नंबर बनाने पर काम जो है शुरू हो चुका है पूरे देश में। वो है सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो अगर उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत होगी, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, बस वो नंबर डायल कर दें, या फिर हम भी अगर हम देख पा रहे हैं कि किसी कोई वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्हें इस तरह की कोई मदद चाहिए, तो वो भी वो हेल्पलाइन नंबर डायल कर सकते हैं और मदद उन तक तुरंत पहुंचेगी। तो क्या कहना चाहेंगे, कानून लगातार जो है मजबूत किए जा रहे हैं हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए? सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, स्थानीय सरकार हो जी। लेकिन इसमें दो बात मैं कहना चाहूँगा, कुछ दार्शनिक और अलग प्रकार की बातें ये कि पहले तो जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको ये समझना ही नहीं चाहिए अपने मन के अंदर कि हम सीनियर सिटीजन हो गए हैं या वृद्ध होने की कगार पर हैं या वृद्ध हो चले हैं। मन को यदि आप जवान रखने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर वृद्धावस्था हावी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सही। मन को यदि हम बचपन जैसा बना के रखेंगे, बचपने में रखेंगे, तो आप बच्चे बने रहेंगे, वृद्धावस्था आप पर हावी नहीं होगी। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि संतान का भी ये परम धर्म और परम कर्तव्य है कि जिनकी वजह से आज वो इस संसार को देख पा रहे हैं और इस संसार में अपने आप को सिद्ध कर पा रहे हैं, उन माता पिता की जितनी संभव हो सके अच्छी से अच्छी देखभाल और उनकी सेवा शुश्रूषा बच्चों को करना चाहिए। बिल्कुल। वृद्धाश्रम का कंसेप्ट जो है ये कागज़ पे ही रहे तो इस देश के लिए बड़ी खुशी की बात होगी। वृद्धाश्रम में कोई वृद्ध न रहे, बस वो एक बोर्ड लगा रहे कि ये वृद्धाश्रम है, ये मैं मन से अंदर से चाहता हूँ।
ये हम सभी चाहते हैं और वाकई में आपने कहा कि बहुत सही कहा कि हम अगर ये माने ना कि वृद्ध तो हम हुए ही नहीं हैं, वरिष्ठ नागरिक हम हैं ही नहीं। बीइंग 25 एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप अपने मन में बार बार ये सोचते रहे कि मैं अभी 25 साल का हूँ, मैं अभी 25 साल की हूँ, तो वाकई में आप 25 साल के युवा जो हैं, जिस तरह की एनर्जी दिखाते हैं या जो उनका मेंटल स्टेटस रहता है वैसा ही आपका भी होगा। तो हमेशा अपने आप 25 साल से जैसे ही आप आगे बढ़ जाए टेक्निकली, तो अपने अंदर ये बात दोहराते रहें कि आप 25 के ही हैं, तो आपकी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी। ये बहुत अच्छी बात आपने की। किताब आपकी है ठहरो सूरज, जिसमें आपने जिस तरह से कहा कि मैं जब बहुत यंग था तभी से मैंने लिखना शुरू कर दिया था, तो जो कुछ आपने लिखा वो इस किताब में है। और चूंकि अलग अलग पड़ाव पर लिखा है तो वो एक अलग अलग जो फ्लेवर है वो सिमट के इस किताब में आ गया है। लेकिन उससे पहले शुरू में यहाँ से करना चाहूँगी कि सूरज को हम बांध कर तो रख नहीं सकते, तो सूरज तो उगता है, अस्त होता है, ठहरो सूरज क्यों? सूरज प्रकाश का प्रतीक है और प्रकाश हर जीवन में हर व्यक्ति को नितांत आवश्यक है। अंधेरे में कोई जी नहीं सकता। जो लोग प्रकाश नहीं देख सकते हैं उनके साथ बड़ा क्या होता होगा मैं कल्पना नहीं कर सकता। तो जो सूरज को मैंने एक प्रतीक मान करके उससे आराधना की कि अभी आप रुको, हमारे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे मित्र के जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे समाज के जीवन में, मेरे प्रदेश और देश के निवासियों के जीवन में प्रकाश की बहुत आवश्यकता है। तो आप सूरज देवता, आप रुको, अभी आपको हम जाने नहीं देंगे। तो इसलिए सूरज को ठहरने को कहा आप ठहरो ताकि प्रकाश बना रहे। ये उसके पीछे कानूनगो जी, जैसे आपने सूरज को कहा ना कि सूरज को कोई रोक नहीं सकता, वैसे समय को भी कोई रोक नहीं सकता। और समय और सूरज का तो एक ही जैसा चक्र है, आप जानते ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो कार्यक्रम को भी हम नहीं रोक सकते, लेकिन बातें तो पूरी हुई नहीं है, अभी तो पूरी किताब पे बात करना है, बहुत अलग अलग पहलू हैं उस पर बात करना है। तो एक और कड़ी हम कानूनगो जी के साथ लेकर आएंगे, लेकिन चलते चलते एक कविता इस किताब की हम ज़रूर सुनना चाहेंगे और इस कार्यक्रम को हम यहाँ समेटना चाहेंगे। लेकिन हाँ, फिर एक कड़ी हम आपके साथ ज़रूर करेंगे। बिल्कुल। एक रचना है, एक मुक्तक में 4 लाइन का आपको बताता हूँ कि कविता कैसे बनती है। बिल्कुल। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि व्यक्ति, कलाकार, चाहे वो किसी भी कला में समर्थक हो, ये भी कविता भी एक प्रकार से कला है, बिल्कुल। तो वो अपने आप को अभिव्यक्त करता है बिल्कुल उसमें। तो ये कविता, गीत, कहानी, गज़ल, ये सब कैसे बन जाते हैं, कैसे लिखा जाते हैं, उसके ऊपर 4 लाइन है ये जी। कि जो दिल में ढलते हैं वो अश्क आँखों से निकलते हैं। जो दिल में ढलते हैं वो अश्क आँखों से निकलते हैं। सूख जाए जो आँखों में वो जा दिल में सिसकते हैं। ओह वाह। सूख जाए जो आँखों में वो जा दिल में सिसकते हैं और निकल पाए ना आँखों से न दिल में जो सिसक पाए। अश्क ऐसे बेसहारा गीत बनकर बिखरते हैं। अश्क ऐसे बेसहारा गीत बनकर बिखरते हैं। बहुत, तो बहुत ये 4 लाइन है। और एक छोटी सी गणित के प्रतीक चिन्ह का इसमें इस्तेमाल किया है मैंने। जी। उस पर एक है बहुत छोटा सा कि सुबह से लेकर शाम तक हमारा दिन कैसे गुजरता है, एक आम आदमी का। ये आम आदमी की पीड़ा भी है कि जीवन के आदर्शों और मूल्यों के कोणों और त्रिभुजों को अपने में समेटे साध्य की तरह दुसाध्य दिन फिर उगाया। अ धन ब के समान कोष्टक में बंधित तिस पर अभावों का वर्ग लिए दोपहरी चढ़ने लगी। आंसुओं का औसत और मुस्कानों का प्रतिशत निकालते हुए रात चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ रही है। फिर वही दिन, वही दोपहर, वही रात, जैसे गणित के एक ही फार्मूले पर आधारित हर सवाल।
वाह वाह, बहुत कह सकते हैं हम कि ज़िंदगी का जो लेखा जोखा है वो गणित के जो प्रतीक हैं उनके माध्यम से कविता के रूप में हम सबके सामने। बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई कानूनगो जी, लेकिन बातचीत पूरी नहीं हुई। जैसा कि हमने वादा किया है हमारे दर्शकों से कि एक बार फिर एक और अंक में हम कानूनगो जी के साथ बैठेंगे, कुछ और बातें करेंगे उनकी किताब पर भी और उनके अलग अलग पहलुओं पर भी। लेकिन आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। जी बिल्कुल, और इसी के साथ इस कार्यक्रम को भी अब यहीं पर ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।